Okay, what is income from house property? I'll take a word sheet because अभी notes open नहीं हो रहा है, otherwise पूरा blank चला जाएगा आपको भी. Okay, so whenever we are talking about income from house property, we are talking about annual value of the property. मैं screen share करता हूँ. Okay, whenever we are talking about income from house property, we are talking about rent. Rent, that is annual value. Okay, this head is going to be very unique. This is the very unique head. मतलब सैलरी में भी आप वो चीज नहीं पढ़ेंगे, ना ही आने वाले 3 हेड जो बचे हुए हैं, बिजनेस है, फिर आपका अदर सोर्सेस है, ठीक है, फिर कैपिटल गेन्स है, ठीक है, इन सारे हेड्स में आप वो सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे. मतलब इतना ये यूनिकनेस आपको किसी भी हेड में नहीं मिलेगी. ठीक है, इवन इफ देर इज नो रेंट, ठीक है, तो भी. हेलो, 2 मिनट. हाँ, ओके. Even if there is no rent, there will be taxes on this type of income. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, मतलब इसके डेफिनेशन में लिखा है, कहीं पे भी रेंट वर्ड एग्जैक्टली यूज नहीं किया है, उन्होंने एनुअल वैल्यू यूज किया है. ठीक है, सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, दैट इज चार्ज टू टैक्स. तो एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मालूम करने के लिए एक क्राइटेरिया रेंट तो है जरूर आपके लिए. ठीक है, जितना आप रेंट मिल रहा है उसी को आप एनुअल वैल्यू ही बोलते हैं. ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में इवन इफ यू आर नॉट अर्निंग रेंट तो भी आप एनुअल वैल्यू उसकी प्रॉपर्टी की निकाल सकते हैं. हेलो, इज इट अनस्टेबल? हेलो, इंटरनेट इश्यू है क्या? इज इट ऑडिबल प्रॉपरली? सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है. हाँ, मुझे अभी मैसेज आया है कि अनस्टेबल है नेटवर्क. हेलो, ओ फ्रिक, क्या नेटवर्क इश्यू होने लगा. क्या करें अभी इसको? 2 मिनट रुक जाओ, नेटवर्क ठीक होने दो. काम डाउन, वॉइस ब्रेक हो रहा है. हाँ, दिखा मुझे मुझे मैसेज आया है दैट द इंटरनेट इज अनस्टेबल. इज इट ऑडिबल नाउ? हेलो. हाँ हाँ, नेटवर्क है अनस्टेबल, मुझे मैसेज आ गया है. सो जहाँ पे भी अनस्टेबल होगा वहां पे मुझे बताना. ठीक है, सो आई विल स्टॉप देयर बिकॉज इट इज द फर्स्ट, मतलब ये स्टार्ट है. आई डोंट वांट एनी कंफ्यूजन देयर. ये ऑन हो गया है, हाँ, यहाँ ये ऑन हो गया है. ठीक है, यहाँ से मैं बुक ओपन कर लेता हूँ. ओके, सो व्हाट इज द बेसिस ऑफ चार्ज ओवर हियर? किस बेसिस पे हम लोग चार्ज करते हैं? द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्स ऑन द इनकम ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, किसको यहाँ पे टैक्स पे करना है? जिसकी प्रॉपर्टी है, जो ओनर है, जिसको रेंट मिलने वाला है. ठीक है, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इज एसेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल वैल्यू. देखो यहाँ पे एनुअल वैल्यू लिखा है. ठीक है, एंड एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ रेंट, सम टोटल ऑफ रेंट फॉर द ईयर विच इज आइदर रिसीव्ड और रिसीवेबल. ठीक है, रिसीव्ड या रिसीवेबल दोनों ही केसेस में आप क्या करते हैं, यहाँ पे एनुअल वैल्यू निकाल लेते हैं. इसलिए मैंने बोला कि हमेशा आपको रेंट मिला है ये यहाँ पे जरूरी नहीं है, इसलिए इन्होंने वर्ड है ना रेंट नहीं यूज किया है, दे हैव यूज्ड वर्ड एनुअल वैल्यू. ठीक है, क्योंकि एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ एक क्राइटेरिया है रेंट, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों से आप एनुअल वैल्यू मालूम कर सकते हैं. According to section 22, the annual value of the property consisting of any building, land appertaining thereto, या तो बिल्डिंग या तो लैंड जो कि उसका पार्ट हो. अपर्टेनेंट, अपर्टेनेंट मतलब जो उसका पार्ट हो. ठीक है, तो बिल्डिंग के साथ लैंड जो होता है, अभी आप देखते हैं कि हमारे पास लॉबीज होती है, फिर उसके बाद में आगे का एरिया होता है जो कि एक्चुअली बिल्डिंग का एरिया नहीं है, बट इट इज लैंड अटैच टू योर बिल्डिंग.
है ना। काफी सारे एरिया बचा होता है जहाँ पे एक्चुअली हाउस नहीं होता। ठीक है, अगर आपके पास दो हाउस है तो बीच में आने जाने का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो भी अगर आपका ही है, मतलब मैं पब्लिक रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आपने उस तरह से ब्रिज या फिर ऐसा कुछ बनवा लिया अपना पर्सनल, तो वो भी उसी के अंदर आ जाता है, आपका गार्डन वगैरह जो है। तो लैंड अपर्टेनेंट, अपर्टेनेंट का मतलब होता है इट इज अटैच टू बिल्डिंग। तो या तो बिल्डिंग या तो लैंड। ठीक है, जो लैंड किस पे अटैच्ड है, बिल्डिंग के ऊपर। ऑफ विच असेसी इज द ओनर, जिसका ओनर कौन है, असेसी है। तो यहाँ पे आप लोगों ने कितनी चीजें जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पर कौन होगा, एक तो ओनर होगा, ठीक है, ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ये कौन है यहाँ पे, असेसी है। असेसी मतलब यहाँ पे ये टैक्स पे करने वाला बंदा कौन है, ओनर है। ठीक है, जबकि जब आप सैलरी कर रहे थे तो वहां पे कौन टैक्स पे करता था, एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे कौन टैक्स एम्प्लॉय। पे करेगा, हाँ, यहाँ पे ओनर ऑफ दी हाउस प्रॉपर्टी। करेक्ट है ना। ओके। Yes, sir. अब सर। यहाँ पर और एक क्या चीज चाहिए आपको, एक हाउस प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, जिसका ओनर कौन होना चाहिए, जिसका एक ओनर होना चाहिए। बहुत बहुत बैकग्राउंड में नॉइज है। ठीक है, ओके। एक हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी मीन्स मे बी इट्स अ बिल्डिंग और लैंड अटैच टू बिल्डिंग। ठीक है, तो बिल्डिंग है या बिल्डिंग से अटैच जो है वो लैंड है, वो भी किसकी डेफिनेशन में आ जा रहा है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी में। तो हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट अ बिल्डिंग। अभी बिल्डिंग की मैं बात करें तो अभी अब वो बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे रूम्स होते हैं। ठीक है, हम लोग नॉर्मल हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, 4 वॉल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, एंड लैंड अटैच, और उसके साथ में जो लैंड होता है उसकी बात कर रहे हैं। आपके बिल्डिंग का जो पार्ट होना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी या दूसरी की प्रॉपर्टी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब चीजों की यहाँ पे एनुअल वैल्यू यहाँ पे निकाली जाती है। अदर देन सच पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ही मे ऑक्यूपाई फॉर द बिजनेस, फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन shall be chargeable to tax under the head income from house property। सो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि कौन सी चीज की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग बिजनेस की प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रॉपर्टी उस वो बिजनेस के लिए यूज कर रहा है हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में कभी आया कि ये बिजनेस की प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर आप कभी भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं निकालेंगे। ठीक है, ओके। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा कि ओनर होना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में उसके बिल्डिंग और उसका जो आगे का जो लैंड होगा आजू बाजू का, वो भी उसके अंदर कवर हो जाता है। ठीक है, इसमें और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, बिल्डिंग को भी डिफाइन किया है, वर्ड बिल्डिंग को छोड़ दो, आपको उससे लेना देना नहीं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर एक और चीज है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनुअल वैल्यू। ठीक है, हम लोग हाउस प्रॉपर्टी के क्या कैलकुलेट करना है, आपको एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है, या तो उसका रेंट, ठीक है, और एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, विच एवर इज हायर। ठीक है, रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर। रेंट मतलब एक्चुअल रेंट। ठीक है, रेंट मतलब एक्चुअल रेंट की बात कर रहे, रेंट और, हाँ, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर। ठीक है, और एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, इज द हायर ऑफ फेयर वैल्यू, या फिर फेयर रेंट बोल सकते हैं आप, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है, सो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रेंट। ठीक है, ओके। नाउ
एक्चुअल रेंट को इन दोनों से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय फेयर वैल्यू? आप मुझे बताओ, फेयर रेंट किसको बोल सकते हो आप? फेयर रेंट या फिर फेयर वैल्यू किसको बोल सकते हैं? अपने आइडिया के हिसाब से आप मुझे बताओ कि फेयर रेंट क्या हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर? FAIR, फेयर का मतलब क्या होता है? क्योंकि उसका मीनिंग भी उसी से बनता है, इसलिए बोल रहा हूँ। फेयर का मतलब आपको समझेगा तब तो फेयर रेंट का मतलब समझ पाओगे आप। लिटरल मीनिंग क्या है अंग्रेजी में? फेयर को क्या बोलते हैं, मतलब उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। ऐसे जो इक्वल रहे, हाँ, क्या चीज? इक्वल रहता है ना, अच्छा, हाँ हाँ, ओके, मतलब समझा। बराबर। बराबर, ओके, वेरी गुड। ठीक है, बराबर, है ना। फेयर का मतलब ये होता है, इट इज इक्वल, या फिर फेयर आप बोल सकते हैं, या फिर प्रॉपर, है ना, ऐसा। यहाँ पे भी इसका ठीक मीनिंग है, वही है, ठीक है। ठीक है। अभी आप बताएंगे आपके एरिया में जो रेंट है वही मेरे एरिया में भी होगा क्या? नो सर। या फिर यहाँ पे जो रेंट है वही बांद्रा में भी होगा क्या? ऐसा जरूरी है? No. नहीं। तो हर एरिया के नो हिसाब से, सर। हाँ, हर एरिया के हिसाब से जो उधर की रेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेयर रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो और हर एरिया के हिसाब से, एरिया टू एरिया क्या होता है, फेयर रेंट कभी भी डिफर करता है। एक लोकेलिटी में फेयर रेंट जो होता है वो अलग हो सकता है, दूसरे लोकेलिटी में फेयर रेंट जो होता है वो अलग होता है। तो फेयर रेंट मतलब कि उस जगह पे जो करेक्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए रेंट की, या फिर वहां पे अभी बोलते हैं ना तुम्हारे यहाँ पे रेंट क्या चल रहा है, आप भी जब किसी कहीं पे रेंट पे हाउस लेना चाहते हैं या कहीं पे शिफ्ट होना चाहते हैं तो यू से कि रेट क्या चल रहा है वहां पे रेंट का, ठीक है। तो आप इस तरह से पूछते हैं, तो दैट इज फेयर रेंट। आप एक्चुअली फेयर रेंट की बात कर रहे हैं, जबकि आप जब प्रॉपर्टी लोगे तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको उसी वैल्यू पे मिले, है ना। सो जितना फेयर रेंट है उससे कम और ज्यादा पे आपको मिल सकता है, बट हम लोग को जब कैलकुलेशन करना होता है तो वी आर कैलकुलेटिंग दिस थ्री थिंग्स, ठीक है। एक तो एक्चुअल रेंट, तो आपको पता लग गया होगा, एक्चुअल रेंट मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी का रेंट है उसको एक्चुअल रेंट बोलते हैं। फेयर रेंट मतलब जो उस प्रॉपर्टी का रेंट होना चाहिए, ठीक है, उसको आप फेयर रेंट बोलेंगे, ठीक है। तो फेयर रेंट उसको बोला जाता है जो एक्चुअल ठीक आपकी है। प्रॉपर्टी का रेंट हो सकता है या होना चाहिए, ठीक है। और म्यूनिसिपल टैक्सेस के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस जो पे करते हैं, जिसके ऊपर, जिसको आप बोलते हैं भाड़ा, जिसको बोला जाता है, ठीक है, भाड़ा पावती बोला जाता है, वो आपका क्या होता है, म्यूनिसिपल टैक्सेस के लिए यूज किया जाता है। तो वो टैक्सेस होते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, नॉमिनल वैल्यू आप म्यूनिसिपल वैल्यू को, म्यूनिसिपैलिटी को आप पे करते हुए, ठीक है, अमाउंट आप पे करते हैं म्यूनिसिपैलिटी को। नाउ म्यूनिसिपल वैल्यू जो होती है, ये इसको क्या बोलते हैं, ऐसी वैल्यू जो आपकी म्युनिसिपैलिटी के पास आपकी प्रॉपर्टी की है, ठीक है, जिसके ऊपर वो म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्सेस कैलकुलेट करती है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग म्युनिसिपल टैक्सेस। उसके पास एक वैल्यू होती है म्युनिसिपैलिटी के पास, तो उसको क्या बोला जाता है, म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है। मतलब आपके प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू, या तो आप आपके जैसे कि, अगर देखो तीन तरीके से, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। नाउ यू हैव थ्री थिंग्स, वन इज फेयर रेंट, ओ सॉरी, वन इज फेयर रेंट, ठीक है, वन इज म्यूनिसिपल, म्यूनिसिपल रेंट या फिर म्यूनिसिपल वैल्यू, ठीक है। इसका आप हायर लेंगे तो आपको मिलेगा RLV, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, या फिर इसका फुल फॉर्म है रीजनेबल लेटेबल वैल्यू। लेट का मतलब क्या होता है? लेट का मतलब होता है रेंट पे देना, ठीक है। तो लेट आउट का मतलब होता है आपने किसी को प्रॉपर्टी लेट आउट किया, दैट इज रेंट पे दिया, ठीक है। रीजनेबल लेटेबल वैल्यू, तो लेटेबल वैल्यू मतलब जितना आप रेंट पे दे सकते हैं उसको, उस रीजनेबल, रीजनेबल मतलब
अब तक के आपने एक्चुअल नहीं देखा है। रीजनेबल मतलब आप देख रहे हो कि एक्सपेक्टेड, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उसको रीजनेबल बोलते हैं। तो किसी भी चीज को रीजनेबल कब बोलते हैं? ठीक है, जब आप उतना एक्सपेक्ट कर रहे होते हो उस चीज से, तो आप उसको क्या बोलते हैं? रीजनेबल बोलते हैं। रीजनेबल लेटेबल वैल्यू, आपकी प्रॉपर्टी को लेट करने की रीजनेबल वैल्यू कितनी होगी? तो आप पहले चेक करेंगे कि आपका फेयर रेंट उस एरिया में कितना है, और फेयर रेंट कौन सा? एनुअल। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू कौन सा? एनुअल। हम लोग पूरे 12 महीने के लिए कैलकुलेट करने वाले हैं, तो आपके पास पूरे 12 मंथ्स का डेटा चाहिए। ठीक है, तो फेयर रेंट एनुअल चाहिए, म्युनिसिपल वैल्यू एनुअल चाहिए। उसका जो हायर होगा वो क्या होगा आपका? अच्छा, आरएलवी होगा। आरएलवी मतलब आपका उसका रीजनेबल लेटेबल वैल्यू हो जाएगी। देन यू विल कंपेयर इट विथ एक्चुअल रेंट। तो ये तीसरी चीज आ गई। ठीक है, ये भी आपको क्या चाहिए? एनुअल चाहिए। ठीक है, एनुअल रेंट। ओके, जब आप इन दोनों का जब कंपेयर करेंगे, ये आपका बी है, ठीक है, देन यू विल गेट दिस सी। ये क्या होगा आपका? हायर ऑफ ए एंड बी। ऊपर के दोनों का हायर होगा ये। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं बता दूंगा आपको, उसका टेंशन लेना नहीं है। देन वी हैव डी। ठीक है, दैट इज योर एक्चुअल रेंट, यहाँ पे आ जाता है। सो इज द हायर ऑफ सी एंड डी, मतलब जो ऊपर के दोनों का हायर था वो, और आपका एक्चुअल रेंट का विच एवर इज हायर, उसको हम लोग बोलते हैं GAV, दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से सिर्फ एक चीज माइनस करना अलाउड है, दैट इज म्युनिसिपल टैक्सेस। अब म्युनिसिपल टैक्सेस जो म्युनिसिपैलिटी आपसे कलेक्ट करती है उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही आप माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस, यू गेट NAV, दैट इज नेट एनुअल वैल्यू। करेक्ट, बराबर है। ठीक है, एंड आपकी प्रॉपर्टी में से दो डिडक्शन पॉसिबल है, जिसको बोलते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके ओके, सो डिडक्शन में दो डिडक्शन आपको मिलेगी। एक है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, और दूसरा है आपका इंटरेस्ट। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा? सैलरी का आपको पता है 50,000 होता था। ठीक है, वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी का जो है, Yes, sir. हाउस प्रॉपर्टी का 30% ऑफ NAV, तो NAV ऊपर मिल जाएगा आपको उसका 30%। ठीक है, इंटरेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के लोन के ऊपर मिलता है। ठीक है, ये दिस इज योर कंप्लीट फॉर्मेट, दिस इज योर कंप्लीट फॉर्मेट, इतना ही करना है, और इसी फॉर्मेट को स्टिक होके रहना है आपको। इतनी ही चीजों की जरूरत है, जब तक कि आप फॉर्मेट को समझेंगे। फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज हायर इज योर RLV। ठीक है, दोनों में से एक ही दिया है, वही RLV बन जाएगा। ठीक है, दोनों भी नहीं दिया तो छोड़ दो, खाली एक्चुअल रेंट की बेसिस पे निकालो। ठीक है, एक्चुअल रेंट नहीं दिया, फेयर रेंट की बेसिस पे निकालो। ठीक है, अगर तीनों दिया है तो ही तो आपको क्या करना है, इस तरह का कंपैरिजन करना है। ठीक है, कोई दो दिया है तो आपको दोनों में ही कंपेयर करके हायर ले लेना। ठीक है, तो हायर ऑफ फेयर वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू आपका होगा RLV, एक्चुअल रेंट, ये पूरा कंप्लीट फॉर्मेट होगा आपका। ठीक है, और इस तरह से हम लोग क्या मालूम करेंगे, आपका RLV, फिर उसके बाद में NAV, फिर उसका डिडक्शन माइनस करेंगे। ये एक कंप्लीट फॉर्मेट होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, यहाँ तक के कोई डाउट है? टेक्निकलिटी इसकी हम लोग थोड़ी सी देखेंगे, कब क्या चीज लेते हैं, बट फिलहाल आपको ये चीज समझ में आ गया। इसमें से कोई भी डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप बोलो।
या कोई चीज का एक्सप्लेनेशन आपको वापस से चाहिए? आप बेटर तब समझ पाएंगे जब इसके ऊपर आप क्वेश्चन करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके क्वेश्चन में दिया है कि प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी का ग्राउंड रेंट है, लैंड रेवेन्यू है, मतलब टैक्सेस को बोलते हैं लैंड रेवेन्यू। ठीक है, फिर उसके ऊपर बहुत बहुत सारी चीजें होती है, चार्जेस होता है, कलेक्शन चार्जेस होता है, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, बहुत सारी चीजें होती है एक प्रॉपर्टी की। ठीक है, रिपेयर होता है उसका, सब इग्नोर करना है, सब इग्नोर करना है। इस फॉर्मेट के अलावा प्रॉपर्टी के क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, आपको कुछ भी सारी चीजें इग्नोर करना है, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको फॉर्मेट की तरह पढ़ते हैं। और यही चीज आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छी भी है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट याद करने में तो एक्सपर्ट होते हैं, एक बार फॉर्मेट याद हो गया तो सारी चीजें हो जाती हैं। बाकी इसमें कोई भी एक्सपेंसेस अगर आया आपके क्वेश्चन में तो आप सारी एक्सपेंसेस को अवॉइड करोगे। ठीक है, इसमें से एक चीज याद रखना, ये जो म्युनिसिपल टैक्सेस हमेशा क्या होने चाहिए, पेड होने चाहिए। ठीक है, इट शुड बी पेड एंड इट शुड बी पेड बाय ओनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस शुड बी पेड, मतलब आउटस्टैंडिंग रहेगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, एंड पेड बाय ओनर फॉर एनी ईयर, कोई भी ईयर हो। ठीक है, कोई भी ईयर, उससे लेना देना नहीं है। म्युनिसिपल टैक्सेस शुड बी पेड एंड इट शुड बी पेड बाय ओनर फॉर एनी ईयर। हम लोग को से मतलब नहीं, प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर है, आने वाला ईयर है, जो भी है, अपन को उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट भी एक कंपोनेंट है, इंटरेस्ट फॉर द ईयर पेड और आउटस्टैंडिंग। दोनों का डिफरेंस आप देख लो, और ये इस चीज के ऊपर, ये कंफ्यूजन के ऊपर आपको हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, बहुत इजी होता है इस चीज को मैनिपुलेट करना। यहाँ पर आप ध्यान दो कि मैं म्युनिसिपल टैक्सेस, आप शपथ ले लो एकदम, मैं म्युनिसिपल टैक्सेस हमेशा सिर्फ पेड वाला लूंगा, पेड बाय ओनर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ईयर, उससे लेना देना नहीं, पेड होना चाहिए, पेड बाय ओनर होना चाहिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इंटरेस्ट जो होता है ना, कभी भी फॉर दी ईयर लेना होता है, चाहे आउटस्टैंडिंग हो चाहे पेड हो, हम लोग को उससे लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे आता है कभी भी, यहाँ पे हम लोग आउटस्टैंडिंग नहीं ले सकते, यहाँ पे हम लोग आउटस्टैंडिंग ले सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो म्युनिसिपल टैक्सेस आउटस्टैंडिंग होगा तो नहीं चलेगा, इट शुड बी पेड एंड इट शुड बी पेड बाय ओनर। ठीक है, ओके। एज फार एज प्रॉपर्टी इज कंसर्न, प्रॉपर्टीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, मतलब थ्री, एक्चुअली फोर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी होती है। वन इज लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, द अदर इज SOHP, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, फिर होती है, पहले तो SOP को अलग करते हैं। सिंपल है समझना भी इसको, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। DLOP होता है, DLOHP। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी के हिसाब से ये कैलकुलेशन फॉर्मेट, ये कंप्लीट फॉर्मेट है। ठीक है, यही फॉर्मेट जो है तीन प्रॉपर्टी में आपको अप्लाई करना होता है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, मतलब इसके बाद आने वाले लेक्चर में हम लोग लेंगे, फोर्थ लेक्चर में। बट फिर भी आप अभी देख लो, ये क्वेश्चन मैंने आपको शेयर किया हुआ है। जब भी आप क्वेश्चन को देखेंगे तो देर आर टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, SOP दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, और LOP, है ना। मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस हैव बीन ऑन दिस ओनली। ठीक है, एक SOHP देते हैं और दूसरा LOHP देते हैं। ठीक है, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये दोनों चीजों के ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर DLOP तो आया नहीं। ठीक है, अभी LOP हो या DLOP हो, दोनों के कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता, बट क्या डिफरेंस है वो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, SOP मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब आप खुद रहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड, यहाँ पे आप खुद रहते हैं। Yes, sir. Sir. हाँ,
तो इसको आप क्या बोलते हैं, जब मतलब आप ओनर है उस प्रॉपर्टी के, आप खुद अपने घर में रहते हैं, उसको आप बोलते हैं एसओएचपी, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। आपने अपने घर को मतलब किसी और को रेंट पे दे दिया, आप खुद रहते हैं, ठीक है। नाउ एलओएचपी, एलओएचपी मतलब लेट आउट, लेट आउट मतलब आपने रेंट पे दिया है, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी जिसको आपने रेंट पे दिया हुआ, तो रेंट किससे आएगा, आपका एलओएचपी से आएगा, ठीक है। अब एज पर टैक्सेशन रूल आपके पास सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है, एक ही हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है जो कि एसओपी हो, ठीक है। अभी आप बोलेंगे कि मैंने किसी भी प्रॉपर्टी को रेंट पे नहीं दिया, मेरे पास 4 प्रॉपर्टी है, मैंने किसी को भी रेंट पे नहीं दिया, ठीक है, तो ये आपकी गलती है ना। आपको एक प्रॉपर्टी में आप रहते हो, बाकी की प्रॉपर्टी को क्या करते हो, तो बोलेगा एक प्रॉपर्टी में गेस्ट आता है, एक प्रॉपर्टी को मैंने कभी कभी यूज करने के लिए रखा हुआ है। ऐसा होता है ना, कई लोगों की प्रॉपर्टी होती है तो वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे नहीं देते, वो खुद ही यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो करना है आप करो, एज पर टैक्सेशन रूल आपके पास सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी होती है। तो आउट ऑफ 2 हाउस प्रॉपर्टी, या आउट ऑफ 3 हाउस प्रॉपर्टी, या आउट ऑफ 4 हाउस प्रॉपर्टी, या आउट ऑफ 10 हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, आपको सिर्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी है जिसको आप एसओपी डिक्लेयर करना चाहते हो। ये आपका डिस्क्रिप्शन है, मतलब असेसी के ऊपर है, असेसी के ऊपर है कि वो अपनी कोई भी एक प्रॉपर्टी को एसओएचपी डिक्लेयर कर सकता है। अच्छा, आउट ऑफ 10 प्रॉपर्टी उसने सिर्फ एक प्रॉपर्टी को एसओपी डिक्लेयर कर दिया फॉर टैक्सेशन पर्पस, उसने एक प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर दिया, बाकी की 9 क्या हो जाएगी, लेट आउट तो नहीं है वो, है ना, वो बोल चुका है ना, वो नहीं दिया उसने रेंट पे, तो बाकी की जो 9 प्रॉपर्टी होगी वो क्या बन जाएगी उसकी, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे आप, डीम टू बी, डीम टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। डीम का मतलब क्या होता है, इट इज नॉट समथिंग एक्चुअल, एक्चुअली आपने लेट आउट नहीं किया है, बट हम लोग मान लेंगे कि आपने क्या किया, उसको लेट आउट किया हुआ। तो मान लेंगे लेट आउट किया का मतलब क्या होता है, डीम टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो डीम टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर एसएससी के पास मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी है तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी को एसओएचपी उसको डिक्लेयर करना है, खुद से डिक्लेयर करना है कि मेरी ये प्रॉपर्टी जो है, भले इस पे ना रहता हो, ठीक है, लेकिन वो बोलेगा कि मेरी ये प्रॉपर्टी एसओएचपी है। बाकी की सारी प्रॉपर्टी जो है उसको क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, डीएलओ एचपी, ठीक है। लेट आउट है तो लेट आउट रहेगी वो, ठीक है, आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। लेकिन एमटी भी है, लेट आउट नहीं भी है, तो भी आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डीएलओ एचपी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इन ऑल द केसेस, मैं अभी इसको एक्सेल में ले लेता हूं, इन ऑल द केसेस कैलकुलेशंस आर गोइंग टू बी लाइक दिस। ओके, 3 हाउस प्रॉपर्टी है आपकी, थोड़ा जूम करते हैं इसको, एंड one column you will be preparing for particulars, ठीक है। ये मैं अपना फॉर्मेट यहाँ पे रेडी कर लेता हूँ, और ये जो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। हम्म, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, अगर आपकी प्रॉपर्टी एसओएचपी है तो उस पर कोई कैलकुलेशन नहीं होगा,
उसके ऊपर कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा अगर वो एसओएचपी है। एसओएचपी का मतलब ये होता है कि आपको उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना, आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया हुआ, तो उसकी एनुअल वैल्यू हमेशा क्या होगी, नील होगी। बहुत ही इजी होता है आपका क्वेश्चन में, आपको पूरा क्वेश्चन छोड़ना है और उसकी एनुअल एनुअल वैल्यू क्या लेना है, नील लेना है कभी भी। ठीक है, या आप बोल सकते हैं आपको यहां से ही क्वेश्चन क्या करना है, स्टार्ट करना है। डिडक्शन उसके ऊपर मिलेगा नहीं, सिर्फ किसी भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को किसका एडवांटेज मिलता है, इंटरेस्ट, जो उसका इंटरेस्ट है उसको डिडक्ट करने का एडवांटेज मिलता है, और हमेशा उसके ऊपर क्या आता है, लॉस आता है। ठीक है, और लॉस आता है मतलब कभी भी आप जो हाउस प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं, तो आप इमेजिन करो कि उसके ऊपर आप कोई इनकम तो नहीं अर्न करेंगे क्योंकि खुद ही रह रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, सिर्फ क्या होगा उसके ऊपर, अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट मिलेगा आपको और वो लॉस में आएगा। ठीक है, ये या तो लॉस होगा या तो नील होगा, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो ये नील होगा, लेकिन ये कभी भी इसके ऊपर इनकम नहीं आ सकता। जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं उसके ऊपर इनकम नहीं आ सकता, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप किस प्रॉपर्टी को एसओएचपी डिक्लेयर करते हैं। एसओएचपी के ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ता, उसकी एनुअल वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, बाकी अब एकदम दिमाग लगा के मुझे बताओ, एलओएचपी में और डीएलओएचपी में क्या डिफरेंस है, एलओएचपी में और डीएलओएचपी में क्या डिफरेंस है। मुझे आपका, हाँ अभी अभी बोलो, अभी बोलो, अभी ये क्लियर आ रहा है। एलएचपी में रेंट पे देते हैं अपना हाँ हाउस, बराबर। डीएलएचपी में नहीं देते, मतलब ये पूरा दे रहा है, बोलना है अच्छा, तो करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। एलओएचपी में आप लेट आउट पे देते हैं और डीएलएचपी में आप लेट आउट पे नहीं देते हैं, हम लोग तो एज्यूम कर रहे हैं ना सिर्फ कि लेट आउट है। ठीक है, अब इन दोनों प्रॉपर्टी में आपको फेयर रेंट मिल जाएगा, बराबर। प्रिंसिपल वैल्यू भी हो सकती है प्रॉपर्टी की। ठीक है, दोनों का हायर मिलेगा आपको, लेकिन बताओ इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेंट होगा, दोनों प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेंट होगा क्या, नो सर, सिर्फ एलएचपी का सिर्फ एलओएचपी का रहेगा, बराबर ना। लॉजिकली यहां पर यस आपको सर, कभी भी रेंट दिया हो ही नहीं सकता। जिस प्रॉपर्टी का रेंट दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, जिस प्रॉपर्टी का रेंट दिया है आपके क्वेश्चन में, वो प्रॉपर्टी कभी भी डीएलएचपी नहीं हो सकती, वो प्रॉपर्टी कभी भी एलओपी ही होगी, क्योंकि सिर्फ एलओपी का ही रेंट हो सकता है। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी दोनों के यस सर, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों के कैलकुलेशन में। म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस होंगे दोनों जगह, पूरा कैलकुलेशन सेम होगा, सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होगा, एलओएचपी का रेंट होता है, डीएलओएचपी का रेंट नहीं होता है, जबकि दोनों प्रॉपर्टी में हम लोग कोई भी डिफरेंस यहाँ पे करने वाले नहीं है। ठीक है, उसके बाद दो चीजें और माइनस होंगी यहाँ पे, आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट, और उसके बाद आपको मिलेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये है आपका कंप्लीट फॉर्मेट। ठीक है, यही आपका कंप्लीट फॉर्मेट है। प्रोफॉर्मा। ठीक है, सो वन थिंग इज डन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो, म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, रेंट रिसीव्ड दिया है। ठीक है,
हाउस बी वॉज वेकेंट फॉर 2 months, तो वो वैकेंसी वाला क्वेश्चन अभी नहीं लेते। हाँ, सी दिस क्वेश्चन, इसमें अभी सब सारी चीजें दी हुई है। इजी क्वेश्चन लेते हैं ना, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग तो। सो मिस्टर अजय इज पार्शियली डिसेबल्ड, वो छोड़ दो डिसेबल है कि नहीं, वो हम लोग 80 पढ़ेंगे तब देख लेंगे क्या मिलेगा उसको। ही गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। ठीक है, एक्चुअल रेंट दिया है। आप अगर नोट करेंगे तो एसओ मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है उसका रेंट मिसिंग है, और लेट आउट जो है उस प्रॉपर्टी का रेंट आपको पर मंथ दिया है 60,000। एक्चुअल रेंट पर मंथ दिया है आपको 60,000, और आपको रीजन भी मालूम है कि क्यों। अगर एक प्रॉपर्टी अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसका रेंट कैसे हो सकता है ना। वैसे हम लोग को यहाँ पे लॉजिक ढूंढने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करने Yes. वाले हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू जो है वो इक्वल टू नील लेने वाले हैं, तो हम लोग को वैसे भी कोई जरूरत यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, ओके। नाउ ये तो हो गया आपका एसओपी। एसओपी का मुझे कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा बताना है। एसओपी के अंदर एक आज चीज ऐसे जो अभी तक हमने देखा नहीं, वो इंटरेस्ट ही है सर। ठीक है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मैं दोनों ही चीजों के लिए आपको बता दूंगा। फिलहाल हम लोग आज एनुअल वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, तो एनुअल वैल्यू किसकी मालूम हो सकती है, आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी की, जबकि एसओपी की हमेशा एनुअल वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, दैट इज इक्वल टू नील। ठीक है, ओके। नाउ स्टार्ट विथ एक्चुअल रेंट, इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जूम कर लेता हूं इसको मैं। दिस इज योर पर्टिकुलर, कॉमन रहेगा ये। ठीक है, सेम जैसा इससे पहले हम लोग ने किया था, सेम फॉर्मेट फॉलो करना है। सर अभी तो आपने दूसरा फॉर्मेट बताया था बेटा, वो तो क्या एक साथ में खाली एक ही फॉर्मेट था, तो उसको साइड साइड में बता दिया। आपको साइड साइड में नहीं बनाना है, यहाँ पे लिखना है आपको, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, ये एंड होने वाला है, तो आप वापस से ज्वाइन करेंगे इसको। ठीक है, सो ब्रेक लेना चाहते हो, जल्दी बोलो, यस और नो, यस और नो। कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। मैं एंड करता हूँ, वापस से आप ज्वाइन करो तुरंत। ठीक है, ओके, एंड कर रहा हूँ।